साथियों राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। जनता के बीच में एक तरफ भाई पूरा देश पूरे उल्लास के साथ और खुशियों के साथ 22 जनवरी को रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके भाई इंतजार में है और काफी तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह रैलियां और कहीं से घी कहीं से कुछ आ रहा है। तो जनता के बीच में क्या खुशी का माहौल है। और 2024 में भाई जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बन रहा है, क्या वो भाई मोदी जी पे भारी पड़ेगा या कुछ वही जो भाई बार बार बीजेपी कह रही है कि हम 2045 तक रहने वाले हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है तो भाई जनता से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम और क्या करते हो? रमेश लाल। क्या करते हो जी आप? ऐसा में तो सेवा लगी हुई है। कहाँ पर? यही धरती पे। धरती पे। तो अयोध्या में बहुत धूमधाम से चल रही है तैयारी रामलला के बड़ी लिए। खुशी की बात है। तो इससे बीजेपी को कुछ 2024 चुनाव में भी फायदा मिलेगा हिंदुत्व का? हिंदुत्व का नहीं है, उनके लिए सभी का है, वो सबके लिए चलते हैं, सबका है। मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हाँ, सबका मान सम्मान। हाँ, एक विश्वास है, जनता का विश्वास बना हुआ है। तो जो जनता वो उनको वोट भी डालेगी, आने वाले समय में भी उनको वोट डालेगी। पर अब जो समा कांग्रेस के लोगों को दिक्कत में हो रहा है, वो दिक्कत में इसी कारण हो रहा है क्योंकि अब ईमानदारी से अपना जो प्रधानमंत्री का काम होता है वो अपना ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे हैं। मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप देख लो, हर जगह काम का प्रचार हो रहा है। ठीक है, देश के बाहर भी चले जाओ, मान लो डंका बजता है अपने देश का, क्यों बज रहा है? कांग्रेस के समय में क्यों नहीं बज रहा था? कांग्रेस के समय में गधीलियों का देश बोलते थे, मांगटियों का देश। मोदी जी ईमानदार है और डंका बज रहा है देश। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत से बाहर मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, क्योंकि जो भारत पहले 5वें नंबर पे था, मोदी जी ने उसको प्रथम स्थान पे ला दिया। पहले भारत में बीफ एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे था भारत, मोदी जी ने 5 गुना गोहत्या बढ़ा दी। बीफ एक्सपोर्ट 24 लाख टन प्रति होता है और विदेशों में जाता है तो विदेशों में डंका बजेगा ना। विदेशों में तो जो बीफ लवर्स है वो बहुत ज्यादा है, गाय का मांस खाने वाले। ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? बड़ी मीडिया में नहीं दिखते ये आंकड़े। नहीं, ये आप गूगल पे सर्च करो ना, आपको पता चल जाएगा। मैंने गूगल पे सर्च किया कि प्रति वर्ष 24 लाख टन बीफ का एक्सपोर्ट अपने इंडिया से हो रहा है और भारत प्रथम स्थान पे है आज बीफ एक्सपोर्ट में। लेकिन जब इतना ज्यादा आज पूरे साधु सन्यासी, देश के सारे साधु संत पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि अब तो आप गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ, मगर मोदी जी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है भैया देश में राम मंदिर बन रहा है, हमारे को बहुत खुशी है, गर्व है कि हिंदुओं का राम मंदिर बन रहा है, मगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप करने जा रहे हो तो कम से कम पहले गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ देश में। बूचड़ खाने तो बंद करो। होनी चाहिए गौ हत्या। जो गौ हत्या कांग्रेस के समय में होती थी, आज बूचड़ खाने मोदी जी के आने पे बंद हुए हैं। बूचड़ खाने बंद हुए है ना, लेकिन उसके बाद भी व्यापार बढ़ गया कई गुना। देखो जो कि मान लो अब इन्होंने कहा, जो इन्होंने दलित देश में डाल रखा है, वो दलित को साफ करते करते समय लगेगा। समय भी ज्यादा नहीं है, ये 1 तारीख के बाद इनका दलित शुरू हो जाएगा कांग्रेस वालों का। ठीक है, जो देश का जो दलित है वो निकल जाएगा। देश का क्या है, जो इन्होंने दलित फैला रखा ना कांग्रेस वालों ने, अब 1 के बाद इनके घर में दलित पड़ने वाला है। तो क्या लग रहा है 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था? 70 साल में जो इनके बुजुर्ग थे उनकी जो की हुई कमाई थी वो इन्होंने आज मान लो सोनिया गांधी ले लो, राहुल गांधी ले लो, इनकी बेटी ले लो, इनके दामाद ले लो, उनको खाने पे चल पड़े थे। एक होता है मेरे बुजुर्गों की कमाई हुई है ना कमाई, तो उनको बढ़ावा कैसे करना है। मेरे को 4 मरले जमीन है ना, तो मैंने 4 से 8 कैसे करनी है, मैं उस तरफ चलूंगा ना तो मेरी 8 मरले होगी। ठीक है, तो वो 8 मरले तभी होगी जब मैं मेहनत करूंगा। इन्होंने तो वो अपने बुजुर्गों की जो कमाई की हुई थी ना, तो वो कमाई को खाने पे चल पड़े। ये क्या है भाई, इन्होंने ये समझा कांग्रेस वालों ने भाई देश हमारा है, हमारे से ही देश चला है। और जो कि ये देश 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है, ये सदियों से चला आ रहा है, कांग्रेस की देन नहीं है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं की देन है। ये 33 करोड़ देवी देवते की आस्था के हिसाब से ही देश चला हुआ आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा।
ये राम मंदिर बन रहा है, बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। मगर ये प्रश्न ये है कि राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा इतनी विवादास्पद क्यों हो रही है? ये जो देश में साधु संत है इसका विरोध कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात तो है जब मंदिर अभी पूरा बन ही नहीं पाया, मंदिर का शिखर नहीं बन पाया, मंदिर के चारों स्तंभ नहीं बन पाए, तो आधे अधूरे मंदिर का इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है? जब हमने इतने साल इंतजार कर लिया, नहीं, जब हमने इतने बरस इंतजार कर लिया, थोड़ा और इंतजार कर लेते, मंदिर पूरा बनने देते, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते। और अच्छा, इनको पूछो वे राम पैदा किस काम के लिए हुए थे? इनसे पूछो राम पैदा किस काम के लिए हुए थे? आप बता दीजिए। इनको पूछो ना, ये ज्यादा अपने ऐसा है कि भाई आप राम की बात करता है तो राम की जो मर्यादाएं थी उस राम की मर्यादाओं के अनुरूप चलो ना। तो अपने सनातन में ये परंपरा है। देखो होते तो आप जैसे पहले सनातन में ये परंपरा है कि कोई भी हवन पूजा यज्ञ होता है तो वो जोड़े में किया जाता है। नमस्कार भाई। नमस्कार, अजय मेरा नाम घूमने आए हो सिक्के? हाँ, घूमने आए। कहाँ के रहने वाले? भाई कनाडा में रहते हैं अब तो 5 साल से, लास्ट से। इंडिया 5 साल बाद ही आया भाई। कैसा है माहौल वहाँ का बढ़िया भाई? भारतीयों के लिए? भारतीयों के लिए बढ़िया भाई। जब से मोदी आए हैं कुछ और ऊपर हुआ है या बराबर ही है? ना भाई, बहुत फर्क पड़ा है जब से मोदी आए। अपनी बात मोदी की भी नहीं, मतलब इंडिया के अंदर और भी जो बढ़िया काम हो रहा है सारा ना, फर्क पड़ा ही है। कनाडा में भी नहीं, और भी जितने भी कंट्रीज के अंदर जानने लगे हैं देश, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ी है अपने देश की ना। ये आप छोटे लेवल पे देखते हैं इन चीजों में, बट बाहर जाते हो हर चीज के अंदर, चाहे वीजा के अंदर हो आपकी या कहीं एंट्री लेनी हो किसी कंट्री के अंदर, पहले अब किसी कंट्री का देख लो दूसरे के अंदर, जो अपनी नेबरिंग कंट्री है ना, पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका, कोई भी कंट्री है, बांग्लादेश है, बिल्कुल लास्ट के अंदर है पासपोर्ट अपना, ऊपर आ रहा है। कभी कोई कंट्री खोल रही है वीजे, कभी कोई कंट्री वीजा फ्री कर रही है अपने देश को, वो इसीलिए कर रही है, बढ़ रही है। बाद में बढ़ाया है अपना। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बढ़ाया कनाडा ने? वो तो उनकी वो पॉलिटिक्स है, वो अपने लिए नहीं बढ़ाया वो कनाडा ने, वो तो उनके मतलब जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो वहाँ का नाम बहुत हुआ कनाडा का कि भाई खालिस्तानी, कुछ ऐसी भी बात या ऐसा भी माहौल है क्या? भाई खालिस्तानी वो तो हर जगह है, खालिस्तानी की बात नहीं, वो तो अगले की सेंटीमेंट्स है। किसान आंदोलन था, क्या आपको लगा ये असली था या एक पूरा असली? तो अभी ये बताओ भाई, हरियाणा के अंदर को तो खालिस्तानी नहीं है ना, सिख है वो तो अपनी जो अपना कर रहे हैं, जो हरियाणा के बैठे हो जाट ना, या और कोई जाट हो गए सारे, खेती बाड़ी कर रहे हैं अपने वहाँ पे, वो अपने घर बार छोड़ के बैठे थे, उनका तो खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। कुछ भाई कह रहे थे सारे नकली बैठे थे। तो एक बात बता, मैं हिंदू हूँ भाई, ठीक है, अगर आप हर चीज के अंदर हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम कर रहे हो ना, मैं हिंदू हूँ भाई, मैं वहाँ बैठा, मेरे को खालिस्तान चाहिए भाई, मैं क्यों खालिस्तान मांगूंगा यार? मेरा क्या मतलब खालिस्तान से? उनको भी नहीं, जो मांगने वाले थे ना भाई, एक बंदा है या 4 बंदे खड़े हैं, आपकी मेंटेलिटी अलग है, मेरी मेंटेलिटी अलग है। एक मुद्दे के लिए अगर आए उन्हें यहाँ पे, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं अभी किसी चीज के लिए, है ना, आपकी सोच अलग है, मेरी अलग है, बट ये थोड़ी है भाई सारे मुद्दे के लिए भाई एक ही सोच वाला बंदा आया है। सोच कहाँ से पैदा होती है? अगले की सेंटीमेंट है ना भाई, जो कहीं से हो, सबका अपना अपना है भाई, सबके जो हिस्ट्री से पैदा होती है, जो उनके साथ हुआ है अगले से हो रही है। वैसे बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। क्या लग रहा है? रोहतक से मैं भी था, अब मैंने तो खुद भी कवरेज करा रात को 1:30 बजे भी किसान आंदोलन, तो ये बातें तमाम फंसाई गई। बड़ी मीडिया का कितना रोल मानते हो? ये भाई बड़ी मीडिया अपना वही बात है, पहले डेमोक्रेटिक 4th पिलियर था अपना इसका न्यूज का, अब सारी भाई प्राइवेट हो चुकी है, और ये अपनी अपनी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ही है। कोई भी जो बड़े स्तर की अपनी न्यूज है ना, सारी की सारी भाई प्राइवेटली ओन्ड है, सबको अपनी टीआरपी से मतलब है। 1 मिनट में अगर किसी सरकार के लिए बोला ना, मिनट में बंद करा देंगे भाई, हर जगह यही हाल है। हर जगह ये आप इंडिया के नहीं है, कहीं आपको मोदी है या कनाडा चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, हर कंट्री के अंदर बड़े मीडिया प्राइवेटली ओन्ड है, उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा भाई, जिस देश के अंदर हो। ये इंडिया का नहीं है, कोई मोदी नहीं चला रहा, उनको चलना पड़ता है सरकार की थी, जहाँ भी आप हो ना, उनको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस है, सारा पैसा इन्वॉल्व्ड है। आप भी कर रहे हो, कुछ पैसे के लिए कर रहे हो, कुछ आपका भी काम चल रहा है इसके अंदर, उनका बहुत बड़े लेवल पे चढ़ रहा है। अगर उनका रुक गया ना, आप पढ़ाई कर रहे हो? मैंने भाई कंप्लीट करी है, मेरी ग्रेजुएशन कनाडा से ही, अब मैं भाई रेलवे के अंदर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई हरियाणा या पंजाब से कनाडा जाता है, कोई आंदोलन चल रहा है, अगर वो कोई मदद कर रहा है तो क्या उसको उस साजिश में जोड़ देते हैं क्या कि देश के मदद वाली बात नहीं भाई। पहली बात तो कोई अगर किसी का किसी भी कोई कमा रहा है, हाँ वो तो करेगा ना। अगर आपका मदद की बात ही है, अगर आप किसी का आपका बच्चा है बाहर गया हुआ है, चाहे आप नकली करो काम, चाहे आप असली काम करो, अगर आप मेरे को ये बोलोगे ना बाहर बैठे को
बेटा मेरे को ये दिक्कत है, पैसे चाहिए है, मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं आपके मोटिव से, आप मेरा रिलेटिव हो, ठीक है, कोई आप किसी मुद्दे पे कर रहे हो, अगर आप मेरे को नॉर्मली बोलो ना मेरे को इस चीज की जरूरत है, मेरे पास अवेलेबल है पैसा, अब पैसा वहाँ तो वही बात है, थोड़ा पैसा यहाँ बहुत ज्यादा बन जाता है। अब आपको तो 5-7 लाख रुपए ऐसे लगते हैं, यहाँ वही बहुत बेच दिए एकदम एक बच्चे ने, वहाँ उनको ये होता है 5-7 हज़ार ही है उनके तो ना, तो जब वहां से पैसा आता है उनको तो थोड़ा सा लगता है कोई नहीं भाई मेरे पापा ने बोला है थोड़े पैसे की जरूरत, अगले तो हमारे 5 लाख ट्रांसफर, यहाँ ये हो जाता है बहुत पैसा भेज दिया, करोड़ों रुपया आ गया, वो आ गया। वहाँ जो लोग हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता इतना छोटा अमाउंट है, तो यहाँ बहुत हो जाता है आने में, और वो कोई मतलब उनको यही सोचते हैं ना, यहाँ ये लगता है इतना पैसा आ गया, उनको ये तो थोड़ा पैसा गया है, और वो अगले माँ बाप ने माना भेज देते हैं अगले बंदे। तो वहाँ से यहाँ आए हो, क्या फर्क लगा है कुछ जमीनी स्तर पर, अगर पढ़ाई शिक्षा अगर रोजगार? साफ सफाई भाई बहुत फर्क लगा है, ठीक है, नहीं था भाई, नहीं था। अपने हरियाणा में भी जाके देखो रोडों का काम भाई नितिन सर ने बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद नहीं थी इतने आके, 5 सालों बाद ही आए हूँ, एक नंबर काम भाई सारा। यहाँ देख लो इतनी गंदगी थी, अब भी अपने लोग है भाई, सरकार तो इसमें कौन, मोदी तो क्या सफाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स अपने खुद ही करनी है तो भाई, बस स्टिल अब भी खाते पीते धूम मारते हैं भाई फेंक के सारी चीज ना, अब कोई ना तो पॉलिटिशियन करेगा कोई ये काम आके, तो आपको मेरे को देखनी है। नौकरी शिक्षा की बात करें तो नौकरी शिक्षा भाई पॉपुलेशन इतनी है, कहीं देखो आप, नौकरी शिक्षा कोई सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए भाई, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कोई नई सरकार आ जाए भाई, जितनी पॉपुलेशन है ना भाई इंडिया की, कहीं इतना नहीं हो सकता नौकरी भाई, कहाँ से लेके आएगी? ये जो विपक्ष हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इससे ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है भाई, आप कर रहे हो कोई सरकार आ जाए, पहले कांग्रेस की भी थी, ठीक है, 10 ये भी रह लिया, मोदी भी आ गया भाई, कोई सरकार आ जाए, जितनी अपने देश की पॉपुलेशन है ना, इतनी जॉब्स नहीं कहीं से भी आ सकते भाई, धक्के से तो आप कहीं को किसी को पे कर नहीं सकते। अब पंजाब में आपकी आई है डबल भाई, उन्होंने कर्जा कर दिया इतने टाइम में, अब चाहे फ्री कुछ ही कर लो, आप फ्री बिजली कर लो, अब दिल्ली में कर रहे हो बात, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री नहीं है भाई, वो कर्जा आपके ऊपर ही चढ़ रहा है। पर एक कर्जा ये भी बता रहे हैं कि 2014 तक 55 लाख करोड़ था भाई, ये तो अब वो 205 वो तो जब था ना भाई, जितना टाइम बढ़ेगा 4 गुना कोई खर्चा 4 गुना हो गया भाई, उतारने के लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना, चढ़ी रहा है, फ्री बिजली कर दो, वो कल देश में है ना भाई, 18 घंटे वो अब आप बोले यहाँ पे फ्री है। हमारे देश ने 14 प्रधानमंत्री दिए, जो 14वें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 13 प्रधानमंत्री ने इतना कर्ज नहीं किया जितना अकेलों ने कर दिया, अकेलों ने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उद्योगपति भाग रहे हैं पैसा लेके, उद्योगपतियों को लोन दिए जा रहे हैं। अभी जीनियस का मालिक है, 6900 करोड़ रुपया उसका लोन माफ किया, वो तुम्हारे बाप का पैसा था, वो जनता के टैक्स का पैसा नहीं है। बताया जाता भाई गरीबों का माफ ना होता है, ये जनता है ना, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देंगे भाई, बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली देंगे, वो तो चलता रहेगा, उसका माफ कर दिया। अगर मेरे पास आपको पैसे दो ना, ये हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, क्या करोगे, कहाँ से ले लोगे? लेकिन एक बात ये भी है ना कि अगर 70 साल में 55 लाख करोड़ और अब 9-10 साल में 200 से ऊपर, 55 साल में ना भाई, अब वही आप इसके बारे में बाहर बात कर रहे थे ना, 10 साल उसके बाद ना करोड़ रुपए बढ़ गया, 10 साल में जो अपना कर्जा ही बढ़ा ना भाई, उसके हिसाब से आम भी लगे के कारण है। अब जो कारण भाई ये रोड थे ना, 70 साल पहले तो थे नहीं, अब एकदम बिना तो इनकम तो आ नहीं रही देश के अंदर, ये रोड तो बन रहे हैं। क्यों? ये टोल वगैरह बहुत है, टोल भी बहुत इतने टोल एकदम थोड़ी कवर कर देंगे, टोल जब ही होंगे वो। अब टोल यहाँ थोड़ी है, आप कहीं चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, टोल वो इतने डेवलप्ड कंट्री है, टोल वहाँ आज भी है भाई यार, आज भी कोई काम होता है ना, तो इसका कोई हल नहीं है। हल तो भाई ये बताओ, आप ये बताओ, अब कोई पॉलिटिशियन आ गया, उसका पैसा कहाँ गया? अब पॉलिटिशियन आ गया, पॉलिटिशियन जेब से पैसे देगा, अगर रोड बन गया, कोई भी काम हो गया, ये अपना यहाँ ठीक हो गया, वीजा का रेट कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, लूज होना चाहिए। मैं शेखरावत हूँ, फौजी हूँ, मेरा एक बॉस है, मेरा बॉस था ये कर्नल यूबी दयाई, देखो इसने क्या लिखा है, हेलो साहिब, वी आर फ्री, वी आर फाइन हियर, यस मोदी हैज टोटली चेंज इमेज ऑफ इंडिया अब्रॉड, आई सिंसियरली होप एंड प्रे दैट मोदी जी कम्स बैक विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, लेट अस होप एंड प्रे फॉर दी बेस्ट विद रिगार्ड। ये कर्नल दया हरियाणा के हैं, ये वहाँ सेटल हो गए, मेरे को वहाँ बुला रहे थे हरियाणा में सेटल होने के लिए, आप सिर्फ पासपोर्ट आना, बाकी सब कुछ मैं करूँगा, है ना। तो हमारे देश की इमेज मोदी जी के आने के बाद में बहुत अच्छी हो गई। उससे पहले इस कांग्रेस ने हमें बेचारी गुलाम बना के रखा था, है ना, हम बेचारी गुलाम थे।
अभी हम लोग अपनी जड़ों के पास वापस आए हैं। जिस नेहरू को सिर्फ एक वोट मिला था, उसको भी ये था कि गांधी जी चाहते हैं कि नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने। बाकी सारे वोट नेहरू के अगेंस्ट में गए थे, फिर भी नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री जबरदस्ती बना दिया। उस नेहरू ने किससे शपथ ली? माउंटबेटन से। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने बोला हमें ब्रिटिशर जनरल वो नहीं चाहिए, बॉस नहीं चाहिए। तो उन्होंने उसको हटा दिया और अपना खुद वो जिन्ना जो है वो वहाँ का गवर्नर जनरल बना और लियाकत अली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेहरू ने माउंटबेटन के उसमें से शपथ ली और साथ में क्या किसके शपथ ली? क्राउन के प्रति, ब्रिटिश क्राउन के प्रति शपथ ली, इंडिया के प्रति नहीं है। इस कांग्रेस ने इस देश का बुरा ही किया है, कोई अच्छा नहीं किया। जो ये कोई बोलते होंगे ना। अब ये बताइए, इंडिया गठबंधन बन रहा है, अभी पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी पप्पू है, जो उसके साथ जाता वो सारे पप्पू होते हैं। अखिलेश ने उसको अपनी साइकिल में बिठाया ना, अखिलेश भी पप्पू हो गया है। ये पप्पू है, इसको कुछ नहीं। ये नेहरू के पापों का प्रायश्चित के रूप में पैदा हुआ है। नेहरू ने इस देश के प्रति जितने पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, मैं गिनाऊंगा तो आप इतनी गिनती से बाहर हो जाएंगे। हम पहले पाकिस्तान की पूरी समस्या नेहरू ने दी हुई है। सारे देश के जितने भी थे वो सारे पटेल ने उन सबको भारत में मिलाया। नेहरू ने बोला कश्मीर का डिस्प्यूट है उसको मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व भी क्या कर दिया, हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर दी। बाकी चाइना वाली समस्या खड़ी कर दी। हमारा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था उस नशेड़ी के पास गया। कौन? कृष्ण मेनन, जिसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया था। पहले वो जो पता जीप घोटाला हुआ था ना, जो जीप घोटाला किसने किया था? इस नशेड़ी ने, कृष्ण मेनन ने। उसके बाद यहाँ से कोई बंदा भेजा, उसको जाके बोला कि जरा पता करो या इसके कैसा इसने किया है। उसने बोला हाँ इसने किया है। उसके बाद आके उसको यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके पास गया, बोला चाइना बॉर्डर पे फौज इकट्ठी कर रहा है, हमारे कभी ऐसा लगता है कि वो अटैक करेगा। ये कमीना कुत्ता। लेकिन सर एक सच्चाई ये भी है ना, बुरी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं देश का सच्चा नागरिक हूँ। मैंने 32 साल फौज की नौकरी की है और 32.5 साल, और डबल MA हूँ। हिस्ट्री से MA किया, पॉलिटिकल साइंस से MA किया हुआ हूँ। सर ये बताइए, जिस तरीके से अभी भी आतंकवादी घटना बराबर हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार रोकथाम में सफल पता क्या, अभी ये जो एकदम नहीं बदल पाएगा ना, बदलने के लिए टाइम लगेगा। वो टाइम धीरे धीरे, हम बता रहे हैं, अभी तो हम अपने जड़ों के पास आ रहे हैं ना, अब जड़ों से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। अभी वही जो इन्होंने जो अग्निवीर योजना आई वो सही मानते हो? बिल्कुल अग्निवीर योजना सही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। किस तरह से मैं बताऊं, क्योंकि मैं फौजी हूँ इसलिए बताऊं। मैं पहली पोस्टिंग मेरी कश्मीर में थी, मैं कश्मीर में गया, उसमें कश्मीर स्वर्ग था। मैंने सारे जो हिंदी स्टारिस्ट है ना, रेखा, प्राण और धर्मेंद्र, जितेंद्र, इन सबसे मिला हुआ हूँ। क्यों मिला हुआ हूँ? मेरी जो यूनिट थी डल लेक के पास में थी, शाम को खाना खाते थे और डल लेक घूमने जाते थे। रास्ते में पड़ता था ओबराई इंटरनेशनल, वहाँ पे सारे हिंदी के स्टारिस्ट सारे वहाँ आते हैं। बाकी जो सिविलियन जाएगा उनको नहीं मिलने देते। हम बोलते थे आज कौन आया भाई, जो गार्ड था वहाँ पे, कौन आया, फलाना आया। जो वहाँ जाते थे, नमस्ते मैम, नमस्ते, हम अपना नमस्ते जय हिंद बोलेंगे। ये लोग जो है टर्न कसते थे। तो हम सबसे मिले हुए हैं। हमारे रहते रहते वहाँ पर कश्मीर ठीक था। उसके बाद में जैसे ही भुट्टो को हैंग किया गया, भुट्टो को हम 13वीं करते हैं ना, ये 40वां करते हैं, उसका भुट्टो का 40वां था। 40वें के दिन उन्होंने प्रोसेसन किया, सामने यूएनओ का दफ्तर था, यूएनओ के दफ्तर पे इन्होंने अटैक कर दिया। बलवा तो अंदर की चीज होगी, लेकिन कई मैं रिटायर फौजियों से पूछता हूँ, गाँव में भी मैं बात करता हूँ, एक तो युवाओं में वो जोश नहीं रहा जो एक फौज के लिए पहले होता था ना। अग्निवीर योजना आने से वो दम, थोड़ा जोश कम हो गया। अब दूसरी चीज कि फौजी बताते हैं कि एक फौजी को तैयार होने में, क्योंकि कहीं रेगिस्तान है, कहीं ग्लेशियर है, तैयार होने में सालों साल लग जाते हैं, और वो 4 साल में कैसे एक बंदा तैयार हो जाए हर जगह रहने के लिए, हर माहौल में डालने के लिए। ये जो योजना बनाई है ना गवर्नमेंट ने, बड़ी सोच समझ के बताई है। जो जिनके समझ नहीं है ना, उन लोगों को पता नहीं है। ये इजराइल के बेस पे बनाया, जहाँ वहाँ पर लेडीज को 2 साल का फौज की ट्रेनिंग देना जरूरी है। हम वहाँ पे जो जेंट्स है उनको 4 साल की ट्रेनिंग देना जरूरी है। ये जो कश्मीर की घटना हुई ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि वहाँ के पंडित और वहाँ के जो लेडी जो भी थी ऐसे मर गई।
ऐसे मर गए, उनके साथ जितना बुरा सलूक कर गया वो निकल गए। अगर वो अग्निवीर से निकले हुए होते, ट्रेनिंग लिए होते, तो जो लेडी भी थी कम से कम उसकी आंख फोड़ती, उसको मालूम मुझे मरना तो ही, जब मरना है तो कुछ ना कुछ नुकसान करके मरती ना। जो वहां से कट पिट गया है, नहीं कटते पिटते, किसी को मार के मरते, किसी को मार। अगर अग्निवीर जैसी उन्होंने ट्रेनिंग ली होती, तो उसके इससे फौज कमजोर होगी या मजबूत होगी? अग्निवीर से फौज कैसे मजबूत होगी ये बता दो क्या मुझे। बोला, उससे फौज मजबूत होगी नहीं होगी वो बात की बात है। उस पहले सुन लो, देश की फौज पहले सुन मजबूत लो, होनी चाहिए या सुन लो कमजोर पहले। होनी चाहिए? उससे देश, पहले क्या बोल रहा हूँ, फौज मजबूत होगी नहीं होगी, लेकिन देश मजबूत होगा। देश पहले अच्छा, बिना फौज के देश मजबूत हो बिना जाएगा? फौज कैसे अगर होगा? बॉर्डर पे फौज कमजोर होगी तो देश मजबूत हो जाएगा? कैसे होगा? मैं क्या बोल ये रहा हूँ? है आर्मी के जवान। अरे फिर वही बात आप समझ यही ले, आर्मी के जवान। यही, हाँ आर्मी के जवान हूँ तभी बोल रहा हूँ। देखो वही तो मैं बोल रहा वो भी बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ मैं से, भी तो अरे यही मैं बोल यही रहा बोल रहा हूँ हूँ, कि जवान है कश्मीर से जब वहाँ से निकले थे ना, अगर अग्निवीर जैसे ट्रेनिंग ली होती ना, तो वो लोग ऐसे मरते नहीं, ऐसे मर के नहीं आते, मार के बॉर्डर पे फौज कमजोर होगी और देश मजबूत हो जाएगा। फौज कमजोर कैसे होगी? अग्निवीर से मजबूत होगी, कैसे मजबूत होगी थोड़ा समझा दो हमें। 2014 से पहले, जब 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अपनी सभा को संबोधित करते थे तो खड़े होकर कहते थे, जो ये सत्ता में बैठी हुई सरकारें होती हैं, सीमाओं की सुरक्षा भी इनके हाथ में होती है, इन्हीं का सुरक्षा सलाहकार होता है। तो ये आतंकवादी हमले क्यों होते हैं, हमारे देश के फौजी क्यों शहीद होते हैं? आज मैं देश के प्रधानमंत्री से यही पूछ रहा हूँ, आपका सलाहकार, आप प्रधानमंत्री, आप सब कुछ, तो क्यों हो रहे हैं हमारे देश पर हमले और क्यों हो रहे हैं हमारे देश के फौजी शहीद? आदमी तो ऐसा होता है जिसको सुनो, अच्छा ना, नमस्कार जी, क्या नाम भाई? मेरा नाम रोहित। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली दिल्ली से। क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। अमृतकाल है, अमृतकाल तो नहीं कर सकते। रोजगार कैसा है, नौकरी, काम धंधे? काम धंधे हैं, रोजगार है। अग्निवीर योजना कैसी है? अग्निवीर योजना वैसे मुझे ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा पढ़ा भी नहीं हूँ। फौजियों को लेके फौजियों जो को 4 साल की निकाली, ज्यादा मुझे नहीं पता। मतलब जो फौज की नौकरी थी वही होनी चाहिए थी, या ये 4 साल वाली जो स्कीम है ये ठीक है युवाओं के हिसाब से? युवाओं के हिसाब से अगर टर्म में उनको जाना है तो जाए, क्या इसे। आप कहाँ से भैया? मैं बिहार से हूँ। क्या करते हो? मैं यही मिनिस्ट्री में जॉब करता हूँ। ठीक है, काम धंधे रोजगार ठीक है? ठीक है, सबके लिए है, रोजगार है, जो करना चाहता है वो कर रहा है, जो नहीं करना चाहता बेले घूम रहे बैठे हुए हैं, और क्या। जो नहीं करना चाह रहे, जो नहीं करना चाह रहे हैं वो बस भाषणबाजी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जो कोशिश कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो रोजगार पा रहा है। वो अग्निवीर योजना कैसी मानते हो सरकार की तरफ से? सर मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता, पर जिसके लिए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों से तैयारी जो करते होंगे, उनके लिए वो जोश। हमारे गांव में जो हम जब तैयारी कर रहे थे उस समय अग्निवीर नहीं थी, पर अभी जो हमारे गांव में जो दोस्त यार है, जो भाई है, जो कर रहे हैं, उन्हें उनके मन में पहले की तरह उत्सुकता नहीं है। जो सर वो नहीं नहीं हो है, सकता, नहीं कर रहे, अब वो नहीं कर रहे, सिर्फ पैरामिलिट्री में और सेंट्रल और आपके जो राज्य पुलिस है उसमें अब जाना चाहते हैं। अब उनके आर्मी के प्रति रुझान बहुत कम हो गया, वो भंग मतलब हो जोश गया। कम, वो भंग हो गया। अब वही उनके लिए वो एक ठेके की नौकरी हो गई कि हम 4 साल गए किया और ठीक है हमें पैसा पकड़ाया और भेज दिया, बस ये। तब 4 साल में कौन मरना चाहता है, बताओ। मेन बात ये है। मेन बात यही है। चलो जी, इनका चलता रहे। वो यही है। आप क्यों नहीं जाते? क्या चल रहा है? इजराइल में पहुंच गए? नहीं, ये कह रहे हैं कि सेना की भर्ती क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा इजराइल में रेगुलर सेना 1.25 की है, और जब युद्ध लड़ा शुरू हुआ 7 लाख हो गई। तो यही अग्निवीर योजना ये है। आबादी का भी तो बहुत फर्क है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अग्निवीर योजना वही है कि उनसे बॉन्ड बढ़ाया जाएगा। उनसे हमारे मोदी जी का इंटरव्यू था, देश के प्रधानमंत्री जी का, उनके सूट बूट पे भी ध्यान दिया। हिटलर जैसी ड्रेस पहनने लगे अब वो, शायद आपने देखा नहीं होगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।